That's why News at 5. नमस्कार, लेट्स माइक में आप सुन रहे हैं न्यूज एट 5। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से। फिर जानेंगे देश दुनिया और आपके अपने राज्यों तक की बड़ी अपडेट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हंसलपुर में ई विटारा को एक्सपोर्ट के लिए फ्लैग ऑफ किया। ये मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार है। ये गाड़ी पूरी तरह से भारत में ही बनी है और इसे 100 से ज्यादा देशों जैसे यूरोप और जापान में निर्यात किया जाएगा। पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज मेक इन इंडिया में नया अध्याय जुड़ा है। अब विदेशों में चलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी मेड इन इंडिया लिखा होगा। इस कार में 49 kWh और 61 kWh के 2 बैटरी पैक ऑप्शंस मिलेंगे। कंपनी का दावा है कि कार एक बार फुल चार्ज करने पर 500 किलोमीटर से ज्यादा चलेगी। इलेक्ट्रिक एसयूवी का प्रोडक्शन इस साल फरवरी से सुजुकी मोटर गुजरात के प्लांट में हो चुका है। मेक इन इंडिया इस यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। ये मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड हमारे उस लक्ष्य की तरफ एक बड़ी छलांग है। आज से भारत में बने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 100 देशों को एक्सपोर्ट किए जाएंगे। सीडीएस अनिल चौहान ने मध्य प्रदेश के आर्मी वार कॉलेज महू में प्रथम त्रिसेवा संगोष्ठी और रण संवाद को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक आधुनिक संघर्ष था जिससे हमने कई सबक सीखे और उनमें से ज्यादातर पर अमल हो रहा है, कुछ पर अमल हो चुका है। सीडीएस ने यह भी कहा कि हमने हमेशा एक ही सांस में शस्त्र और शास्त्र के बारे में बात की है। वे वास्तव में एक ही तलवार के 2 ब्लेड्स हैं। A Latin quote which goes like this: "Si vis pacem para bellum," which translates, "If you want peace, prepare for war." This is also aptly captured in the poem of Ramdhari Singh Dinkar, that's Shakti and Shaba, in which he says that क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विश्रहित विनीत सरल हो। सहनशीलता दया शबा को तभी पूछता जग है, बल का दर्प चमकता जब उसके पीछे जगमग है। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज से जुड़े ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। बीजेपी का दावा है कि उन पर यह जांच दिल्ली में मेडिकल से जुड़े काम में स्कैम के संबंध में हुई। दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच ने 1 साल पहले आप सरकार के दौरान स्वास्थ्य ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की थी। जांच एजेंसी ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्रियों सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ जून में केस दर्ज किया था। एसीबी ने बाद में मामला ईडी को ट्रांसफर कर दिया था। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की रेड मोदी सरकार द्वारा एजेंसियों के दुरुपयोग का एक और मामला है। मोदी सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गई है। जिस तरह आपको टारगेट किया जा रहा है, ऐसे इतिहास में किसी पार्टी को नहीं किया गया। वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी का कहना है कि मोदी जी की डिग्री पर सवाल उठ रहे हैं। इस चर्चा से ध्यान हटाने के लिए ही रेड डाली गई है। तो इससे ध्यान भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज जी के घर पर फर्जी ईडी की रेड की गई है। ये रेड 100% फर्जी क्यों है? क्योंकि जिस समय का ये मामला है, जब अस्पतालों के निर्माण का ये फैसला हुआ, तब सौरभ भारद्वाज जी मंत्री ही नहीं थे। वो उसके 2 साल बाद देश भर के यूट्यूबरों और इन्फ्लुएंसर्स के लिए बड़ी जरूरी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने वाले तमाम कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए प्रस्तावित दिशा निर्देशों का रिकॉर्ड अदालत में पेश करे।
इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ किया कि ये दिशा निर्देश समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण के परामर्श के साथ तैयार किए जाएं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि प्रभावशाली लोग इस स्वतंत्रता का व्यवसायीकरण कर रहे हैं, जिससे दिव्यांग, महिलाएं, बच्चे, वरिष्ठ नागरिक और अल्पसंख्यकों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ में अब इस मामले की अगली सुनवाई नवंबर में होगी। जम्मू कश्मीर के डोडा और किश्तवाड़ जिले में बादल फटा है। इसमें कई घरों के तबाह होने की आशंका है। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश से कई सड़कें और रेल सेवाएं बंद हैं। लैंडस्लाइड और पत्थर गिरने के कारण जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन से बारिश के कारण जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं। राज्य में 750 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। मनाली में मनाली लेह नेशनल हाईवे का बड़ा हिस्सा ब्यास नदी के तेज बहाव में बह गया, जिससे यातायात ठप है। राजस्थान में बीते 3 दिन से तेज बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ आ गई है। इंडियन नेवी को 2 नए युद्धपोत आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी मिले हैं। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये दोनों जहाज प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए हैं। इन्हें इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वे दुश्मन के रडार, इंफ्रारेड और ध्वनि सेंसर से बच सकें। दोनों युद्धपोतों की तैनाती से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नौसेना की ताकत बढ़ेगी। आईएनएस हिमगिरी को कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने बनाया है। इसका नाम पुराने आईएनएस हिमगिरी से लिया गया है। आईएनएस उदयगिरी को मुंबई के मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने बनाया है। इसका नाम आंध्र प्रदेश की उदयगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है, जो सिर्फ 37 महीने में तैयार हुआ है। विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा है कि वे नक्सल समर्थक बिल्कुल नहीं हैं और भारत का संविधान ही उनकी विचारधारा है। रेड्डी ने कहा कि सलवा जुडूम का फैसला सुप्रीम कोर्ट का था और वो माओवादियों के पक्ष में नहीं था। अगर ऐसा होता तो अब तक इसे चुनौती क्यों नहीं दी गई। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव में प्रधानमंत्री समेत सभी सांसदों, मंत्रियों को पत्र लिखकर मैं अपने लिए समर्थन मांगूंगा। मैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से भी संपर्क करूंगा। अगर मैं चुना जाता हूं तो मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता संविधान की रक्षा करना होगी। दरअसल गृहमंत्री अमित शाह ने 22 अगस्त को केरल में विपक्ष की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज सुदर्शन रेड्डी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने नक्सलवाद की मदद की। उन्होंने सलवा जुडूम पर फैसला सुनाया। अगर ये फैसला नहीं आता तो नक्सली चरमपंथ 2020 तक खत्म हो गया होता। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के 10वें दिन राहुल गांधी को बहन प्रियंका का साथ मिला। एक दिन के ब्रेक के बाद सुपौल से यात्रा फिर शुरू हुई। इसमें प्रियंका के साथ तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी जुड़े हैं। साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और माले नेता दीपांकर भट्टाचार्य भी हैं। राहुल का काफिला सुपौल के आईटीआई कॉलेज मैदान से आगे बढ़ा तो भीड़ से वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगे। वहीं प्रियंका गांधी हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन करती नजर आईं। राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी की राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। 900 करोड़ के जल जीवन मिशन घोटाले में 24 अप्रैल को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद 8 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा गया था। जस्टिस प्रवीर भटनागर की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। जल जीवन मिशन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ है। ईडी मामलों की विशेष कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद जोशी ने हाईकोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगाई थी। महेश जोशी की ओर से बहस करते हुए वरिष्ठ वकील विवेक राज बाजवा ने कहा था कि महेश जोशी को इस मामले में फंसाया गया है। एसीबी में दर्ज मूल केस में महेश जोशी का नाम नहीं है। जोशी को 1 साल पहले नोटिस दिया गया था। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिका बुधवार से भारतीय आयात पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाएगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए कार्यकारी आदेश के तहत यह कदम उठाया गया है।
अमेरिका का कहना है कि भारत की ओर से रूस से तेल की लगातार खरीद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के जरिए सार्वजनिक सूचना जारी कर इस नए टैरिफ की जानकारी दी। ट्रंप के इस कदम का मकसद उन देशों पर दबाव बढ़ाना है जो अभी भी रूस के साथ व्यापारिक संबंध बनाए हुए हैं। अगस्त में ही ट्रंप ने भारतीय आयात पर कुल टैरिफ दर को दुगना करके 50% कर दिया था, जिसके तुरंत बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया में कहा था कि यह कार्रवाई अनुचित, अकारण और तर्कहीन है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर 200% टैरिफ लगाने की भी धमकी दी है। ट्रंप ने कहा, अगर चीन ने अमेरिका को पर्याप्त मात्रा में मैग्नेट की सप्लाई नहीं की तो उनके आयात पर भारी टैरिफ लगाया जा सकता है। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में पत्रकारों से कहा कि वो चीन के साथ बेहतर रिश्ता चाहते हैं, लेकिन व्यापारिक तनाव अभी भी बना हुआ है। व्यापार विवाद में वॉशिंगटन की स्थिति ज्यादा मजबूत है। चीन के पास कुछ कार्ड हैं, हमारे पास भी कुछ कार्ड हैं, लेकिन मैं ये पत्ते नहीं खेलना चाहता। अगर मैंने ऐसा किया तो चीन बर्बाद हो जाएगा। We're going to have a great relationship with China. I mean, it's happening. You see it. It's happening. They have some cards. We have incredible cards, but I don't want to play those cards. That would, if I played those cards, that would destroy China. I'm not going to play those cards. Mr. President, on the यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने के लिए धन्यवाद कहा। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हम शांति और संवाद के प्रति भारत के समर्पण की सराहना करते हैं। आज जब पूरी दुनिया इस भयानक युद्ध को सम्मानजनक और स्थायी शांति के साथ खत्म करने की कोशिश कर रही है, तो हमें भारत के योगदान की उम्मीद है। रूस और यूक्रेन के बीच 3 साल से ज्यादा समय से युद्ध चल रहा है। हालांकि अमेरिका समेत दुनिया भर के कई देश इस संघर्ष को रोकने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ज़ेलेंस्की के बीच इस मुद्दे पर पहले भी कई बार बात हो चुकी है। अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की 2 कंपनियों ने आधिकारिक तौर पर एप्पल और ओपन एआई पर मुकदमा दायर किया है। उनका आरोप है कि एप्पल और ओपन एआई ने संभावित प्रतिस्पर्धियों से खतरा रोकने के लिए अवैध रूप से गठजोड़ किया है। अमेरिका में एक्स और XAI ने एप्पल के उस कदम के खिलाफ मुकदमा किया है जिसके तहत उसने ओपन एआई के चैटबॉट को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल कर लिया था। एक्स का कहना है कि यह प्रतिस्पर्धा नियमों का उल्लंघन है। एक्स के मालिक एलन मस्क 2 बड़ी कंपनियों के खिलाफ ऐसी ही शिकायत इस महीने की शुरुआत में कर चुके हैं। उनका कहना है कि एप्पल अपने स्टोर पर ओपन एआई की रैंकिंग भी बढ़ा रहा है, जो गलत है। एप्पल ने इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं की। वहीं ओपन एआई ने कहा कि यह मुकदमा मस्क की ओर से की जा रही लगातार परेशानियों के पैटर्न के अनुरूप है। दक्षिण अफ्रीकी देश बोत्सवाना ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इस देश को जरूरी दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रपति दूमा बोको ने एक संबोधन में ये घोषणा की। उन्होंने सप्लाई चेन को दुरुस्त करने के लिए सेना की निगरानी से जुड़ी एक योजना पेश की, जिस पर कई मिलियन पाउंड खर्च किए जाएंगे। उन्होंने देश को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के पास पैसे की कमी है, इसलिए देश में दवाओं और चिकित्सा सेवाओं के लिए ये मुश्किल समय है। देश की अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय हीरा बाजार में गिरावट से बुरी तरह प्रभावित हुई है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े हीरा उत्पादकों में से एक है। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.